एनिमल्स का मरना खराब है और न्यूट्रिएंट का ज्यादा होना भी खराब है। इस पूरी प्रोसेस को यूट्रिफिकेशन के नाम से जानते हैं। इसे यूट्रिफिकेशन के नाम से जानेंगे और डिटेल में पढ़ेंगे। यहां पर थोड़ा सा बताया है आपको, तो आपको यहां पर कह रहा है इंडिया में पहली बार एक प्लांट लाया गया था जिसका नाम बहुत लवली फ्लावर था, वो उसके फूल बहुत सुंदर थे। कौन सा प्लांट था जो सुंदर फ्लावर वाला था? आइकॉर्निया। एक्सेसिव ग्रोथ किया और यहां पर फैल गया बहुत ज्यादा, इंडिया में आकर बर्बाद कर दिया सब कुछ। टेरर ऑफ बंगाल कहते हैं। ये सब कुछ पढ़ लिया आपने। अगली लाइन, अगला पैराग्राफ कहता है सीवेज फ्रॉम आवर होम एज वेल एज हॉस्पिटल्स लाइकली कंटेन मेनी अनडिजायरेबल पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कह रहा है हॉस्पिटल से स्पेशली, आपके घरों से तो निकलते ही हैं, हॉस्पिटल से जो कचरा निकलता है, पानी, गंदा पानी निकलता है, वहां की सफाई के दौरान जो गंदा पानी निकलता है, सीवेज वाटर निकलता है, उसमें कई तरह के पैथोजन होते हैं। बीमारी फैलाने वाले एजेंट को पैथोजन कहते हैं। द एजेंट विच कैन कॉज डिजीज इज नोन एज पैथोजन। तो बहुत तरह के पैथोजन होते हैं और ये पैथोजन क्या करते हैं? बीमारी फैलाते हैं। क्योंकि आपको पता है हॉस्पिटल में लोग बीमार लोग जाते हैं। अब बीमार लोग जाते हैं तो उनके बॉडी में बहुत तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे। किसी को सर्दी हो, किसी को खांसी हो, कई तरह की बीमारियां होंगी और कई तरह की बीमारियां होंगी तो वो वहां पे खांसेंगे, छींकेंगे, अपना डिफरेंट बॉडी का एक्सक्रीशन करेंगे, डिफरेंट पार्ट का निकालेंगे वहां पर। इसकी वजह से वहां से जो सीवेज निकलेगा, कचरा निकलेगा, उसमें सबसे ज्यादा वही होगा पैथोजन। और वो पैथोजन वाला पानी अगर बिना ट्रीट किए डायरेक्ट आपके नदियों तक फैला गया, वाटर बॉडी तक, तो आपको बहुत तरह की बीमारियां फैल सकती हैं, जैसे कि बहुत तरह की सीरियस डिजीज हो सकती हैं, जैसे कि आपको डिसेंट्री हो सकती है, टाइफाइड हो सकता है, जॉन्डिस हो सकता है, कॉलरा हो सकता है। डिफरेंट तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगा उस पर डिपेंड करता है कौन सी बीमारी हो जाएगी। हॉस्पिटल से निकलने वाला सीवेज भी बहुत गंदा सीवेज है। तो डोमेस्टिक सीवेज, हॉस्पिटल सीवेज पढ़ लिए आप दो तरह का। अगली लाइन कहता है, अगला पैराग्राफ ध्यान समझेंगे। अब ये बात कर रहा है इंडस्ट्रियल सीवेज की। बोलता है कि आपके घर से जो कचरा निकलता है वो बायोडिग्रेडेबल होता है ज्यादातर। डोमेस्टिक सीवेज जो होता है ज्यादातर बायोडिग्रेडेबल होता है, आसानी से डिग्रेड हो जाता है। लेकिन इंडस्ट्रियल सीवेज जो होता है, जो इंडस्ट्री से निकलता है, कंपनी फैक्ट्री से निकलता है, उसकी बात करें, जैसे कि पेट्रोल वाली कंपनी से, पेट्रोलियम कंपनी से देखें, पेपर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से देखें जहां पेपर बनते हैं, मेटल एक्सट्रैक्शन कंपनी में देखें, ठीक है, जहां मेटल का एक्सट्रैक्शन होता है, प्रोसेसिंग होती है, केमिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में देखें, ये सभी कंपनी से बहुत तरह के टॉक्सिक सब्सटेंस निकलते हैं, बहुत जहरीले तरह के केमिकल निकलते हैं। आपके घर से तो मामूली सा कचरा निकलता है, कुछ भी नहीं है वो जो कचरा निकालते हैं, गंदा पानी। लेकिन इन कंपनियों से, फैक्ट्रियों से जो केमिकल निकलते हैं बहुत ज्यादा टॉक्सिक होते हैं। इनमें बहुत तरह के टॉक्सिक सब्सटेंस एलिमेंट्स होते हैं। अगर इनकी डेंसिटी मोर देन 5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब से ज्यादा हुई, जैसे कि मरकरी, कैडमियम, कॉपर, लेड, ऐसे केमिकल हो सकते हैं और कई तरह के ऑर्गेनिक कंपाउंड भी। रिपीट कर रहे हैं, इंडस्ट्रियल वेस्ट में सबसे ज्यादा क्या क्या हो सकता है आपको समझिए। डोमेस्टिक वेस्ट में क्या था? ह्यूमन एक्सक्रीटा, ठीक है। हॉस्पिटल वेस्ट सबसे ज्यादा क्या था? पैथोजन। और इंडस्ट्रियल वेस्ट में सबसे ज्यादा क्या होगा? इंडस्ट्रियल वेस्ट में होगा आपका मरकरी, कैडमियम, कॉपर, लेड और बहुत तरह के ऑर्गेनिक वेस्ट। तो ये सब फालतू चीजें, इसमें बहुत ज्यादा टॉक्सिक सब्सटेंस होंगे और इनका कंसंट्रेशन मोर देन 5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब अगर हुआ तो बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा, इससे ज्यादा हुआ तो। बायोमैग्निफिकेशन अगला टॉपिक है आपका, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छा टॉपिक है। आप लोग पढ़े होंगे, बायोमैग्निफिकेशन से क्वेश्चन भी आए कई बार। बायोमैग्निफिकेशन यहां पर कहता है कि कुछ टॉक्सिक सब्सटेंस, ध्यान समझेंगे, कुछ टॉक्सिक सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो इंडस्ट्रियल वेस्ट से निकलते हैं, कंपनी फैक्ट्री से, इंडस्ट्री से कुछ केमिकल निकलते हैं, हमारे खेतों से कुछ केमिकल निकलते हैं, जैसे कि डीडीटी, नाम सुना है? फुल फॉर्म अपना जानते होंगे आप लोग, केमिस्ट्री में पढ़े होंगे डीडीटी का फुल फॉर्म, ठीक है। तो डीडीटी नाम का एक केमिकल आपने सुना होगा, आपके खेतों में बहुत ज्यादा यूज होता था पेस्टिसाइड की तरह। तो अब बंद कर दिया, गवर्नमेंट का से कंप्लीटली बैन हो चुका है, अब कोई भी डीडीटी यूज नहीं करता। लेकिन एक समय था कि खेतों में बहुत ज्यादा डीडीटी यूज होता था। तो डीडीटी और मरकरी जैसे केमिकल अगर आपके इन्वायरमेंट में आते हैं, आपके इकोसिस्टम में एंट्री करते हैं, कौन से केमिकल की बात कर रहे हैं? डीडीटी और मरकरी। अगर ये पानी में मिक्स हो गए, थोड़ा सा भी आ गया पानी में, तो ये आपकी फूड चेन में इंटर कर जाएंगे। फूड चेन में इंटर कर जाएंगे मतलब पानी में रहने वाले एनिमल्स में आ जाएंगे। जैसे कि पानी में जू प्लैंकटन है, तब देखो पानी में अगर इसका कंसंट्रेशन है, बहुत कम बात कर रहे हैं, ओनली 0.003, इतना कम है,
आपकी एनसीईआरटी बुक लिखती है कि अगर पानी में बात करें इसका डीडीटी का कंसंट्रेशन इतना कम था 0.003 ppb पार्ट पर बिलियन। ppb मतलब पार्ट पर बिलियन, ppm मतलब हाँ पार्ट पर मिलियन, और बी लिखा तो पार्ट पर बिलियन। तो इतना कम था 0.003 ppb, बहुत कम था वाटर में इसका अमाउंट। लेकिन वाटर में कौन रहते थे? जू प्लैंकटन रहते थे। जू प्लैंकटन की बॉडी में इसका कंसंट्रेशन बढ़ गया, जू प्लैंकटन की बॉडी में आकर एक्यूमुलेट हो गए। क्यों इसका कंसंट्रेशन ऊपर बढ़ता जा रहा है? क्योंकि इसका मेटाबॉलिज्म बॉडी में नहीं हो रहा है, सिर्फ ये एक्यूमुलेट होता जा रहा है बॉडी में। रिपीट कर रहे हैं, बात समझिएगा। टॉक्सिक सब्सटेंस क्या हो रहा है? इनका इंक्रीज कंसंट्रेशन होता जा रहा है फूड चेन में। जैसे ट्रॉपिकल लेवल बढ़ता जा रहा है ऊपर की ओर, वैसे वैसे इसका एक्यूमुलेशन बढ़ता जाएगा। इसका एक्यूमुलेशन बढ़ने का कारण क्या है? इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ टॉक्सिन सक्सेसिव ट्रॉपिकल लेवल। हर ट्रॉपिकल लेवल में बढ़ेगा, इसलिए ऐसा होता है क्योंकि बिकॉज टॉक्सिन सब्सटेंस एक्यूमुलेट, इसमें एक्यूमुलेट होते हैं, टॉक्सिक सब्सटेंस एक्यूमुलेट होंगे, उनका मेटाबॉलिज्म नहीं होगा, एक्सक्रीशन भी नहीं होगा। आपके बॉडी में कोई भी फालतू चीज चली आती है तो क्या आती है? वो एक्सक्रीट आउट कर देते हैं, हम उसको बाहर निकाल देते हैं एक्सक्रीशन के थ्रू। लेकिन अगर आपकी बॉडी में ये मरकरी जाता है या डीडीटी जाता है, ये आपकी बॉडी में से बाहर भी नहीं निकलता, एक्सक्रीशन भी नहीं होता इसका, और इसका मेटाबॉलिज्म भी नहीं होता। ना एक्सक्रीशन होगा ना मेटाबॉलिज्म होगा, सिर्फ एक ऑप्शन बचता है, एक्यूमुलेशन। बॉडी में इकट्ठा होता चला जाएगा, आपकी बॉडी में इकट्ठा होता चला जाएगा। तो ये प्लांट ये आपके पानी में था, इतना पानी से किसकी बॉडी में इकट्ठा हो गया? जू प्लैंकटन की बॉडी में इकट्ठा हो गया, और जू प्लैंकटन की बॉडी में इकट्ठा होते 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 कंसंट्रेशन हो गया 0.04 ppm। 0.04 ppm इंपॉर्टेंट चार्ट है, इसका कंसंट्रेशन के साथ याद कर लेना, अच्छा रहेगा आपके लिए, हित में होगा। ये वाटर का कंसंट्रेशन है और ये जू प्लैंकटन का है। अब जू प्लैंकटन से को खा ली छोटी छोटी मछलियों ने, और छोटी छोटी मछलियों ने एक जू प्लैंकटन खाया, बहुत सारे जू प्लैंकटन खाए होंगे, बहुत सारे खाए। तो एक जू प्लैंकटन के शरीर में इतना था, दो में उतना और हो गया, फिर तीन में, असल से 100-200 जू प्लैंकटन खा डाले, बहुत सारे जू प्लैंकटन खा ली एक छोटी सी मछली ने, इसलिए उसके शरीर में बहुत सारे इकट्ठा जाएगा, कम बहुत सारा और ज्यादा 0.5 ppm आ गया उसकी बॉडी में। तो अगले के लेवल में चला गया 0.5 ppm। क्यों? इसने इस तरह के बहुत सारे जू प्लैंकटन को खा लिया, इसलिए स्मॉल फिश में और ज्यादा हो गया। और ऊपर चले, स्मॉल फिश को खा लिया लार्ज फिश ने, लार्ज फिश जो थी बड़ी वाली साइज की फिश, उन्होंने छोटी छोटी फिश को खा लिया, और उसके शरीर में इसका कंसंट्रेशन और ज्यादा हो गया, 2 ppm पहुंच गया वहां पर, 2 ppm। क्योंकि अकेले एक ही मछली को खाएगी क्या? छोटी मछली को। एक बड़ी मछली ने बहुत सारी छोटी छोटी मछली को खा लिया, सबके शरीर से इतना इतना निकल कर आया, 0.5 इकट्ठा हो गया इसके शरीर में बहुत सारा, 2 ppm पहुंच गया। और आपके बड़ी मछली को खा गई, एक आकर बदक वगैरह खा गई, कोई बर्ड्स आकर खा गई, एक्वेटिक कोई बर्ड्स आकर खा गई, तो बर्ड्स के शरीर में आकर खा गया, तो बड़ी मछली को जो बर्ड्स खाया उसके शरीर में और ज्यादा कंसंट्रेशन हो गया, तो आपके उसके बॉडी में 25 ppm पहुंचकर हो गया इसका कंसंट्रेशन। इस तरह हर ट्रॉपिकल लेवल में बर्ड्स के पास और ज्यादा पहुंच गया। आप देख सकते हो हर ट्रॉपिकल लेवल में इसका कंसंट्रेशन बढ़ रहा है या घट रहा है। एक्वेटिक फूड चेन कहेंगे इसको, एक्वेटिक फूड चेन है ये। कौन किसको खा रहा है? वाटर में रहने वाले सब्सटेंस को खा रहा है, जू प्लैंकटन को मछलियां, स्मॉल मछली को लार्ज फिश, और लार्ज फिश को बर्ड। ये एक आपका क्या बन गया? एक फूड चेन बन गई आपकी, एक दूसरे को खाने के लिए फूड चेन। और फूड चेन जो है कौन सी? पानी में पाई जाती है, इसलिए एक्वेटिक फूड चेन कहेंगे। और एक्वेटिक फूड चेन को आप देख सकते हैं, इसमें हर ट्रॉपिकल लेवल के साथ आपका डीडीटी का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, घट रहा है। डीडीटी का कंसंट्रेशन है, पीपीबी था, पीपीबी से पीपीएम में पहुंच गया, और ज्यादा बढ़ गया, और बढ़ गया, और ये 0.003 पीपीबी से बढ़कर 25 पीपीएम तक पहुंच गया। जब बर्ड्स के शरीर में इतना हाई हो गया, तो बर्ड्स के शरीर में जाकर ये क्या करेगा? उसकी बॉडी में जाकर मेटाबॉलिज्म प्रोसेस को इनहिबिट करेगा। किसकी मेटाबॉलिज्म प्रोसेस को? कैल्शियम मेटाबॉलिज्म प्रोसेस को। रिपीट कर रहे हैं, बर्ड्स के शरीर में इतना सारा जब हो गया तो वहां हार्म पहुंचाएगा। इतना किसी को हार्म नहीं पहुंचा रहा था, बस एक्यूमुलेटेड होता जा रहा था। लेकिन जब ये बहुत सारा इकट्ठा हो गया बॉडी में, तो इस तरह जब बहुत सारा इकट्ठा हो गया, 25 पीपीबी हो गया, पीपीएम हो गया, तो बर्ड्स के शरीर में कैल्शियम की मेटाबॉलिज्म को जाकर इनहिबिट करेगा।
और कैल्शियम की मेटाबॉलिज्म ढंग से नहीं हो पाएगी और इसकी वजह से कैल्शियम प्रॉपर नहीं बन पाएगा। इसलिए जब पक्षी अंडे देते हैं, अपने बच्चे पैदा करने के लिए अंडे देते हैं, अंडे के ऊपर जो कैल्शियम की लेयर होती थी वो ढंग से नहीं हो पाएगी, उसके अंडे की लेयर पतली हो जाएगी। रिपीट कर रहे हैं, पक्षी बच्चे कैसे देते हैं? अंडे देते हैं। और वो अंडे कैसे होते हैं? अंडे के ऊपर एक खोल होती है, एक सेल होती है, SHELL, हार्ड कवरिंग, और वो कवरिंग कैल्शियम की बनी होती है और वो कैल्शियम वहां पर कम होगा। कैल्शियम कम होने की वजह से इसके अंडे कमजोर रह जाएंगे या मोटे रहेंगे, हट्टे कट्टे होंगे? कमजोर रहेंगे और समय से पहले फट जाएंगे। जैसे उनका डे होगा कितने दिन में अंडे से बच्चे निकलने चाहिए, तो उसके पहले ही अंडा फट जाएगा, क्योंकि पतला होने की वजह से, थिन लेयर होने की वजह से। और इसे बोलेंगे प्री मैच्योर ब्रेकिंग आउट हो गई, प्री मैच्योर ब्रेकिंग हो गई। और इसकी वजह से उसके अंदर जो भी चूजा होगा उसका, वो बचेगा कि मर जाएगा? मर जाएगा। समय से पहले अगर निकल जाएगा तो मर जाएगा। रिपीट कर रहे हैं, कुछ टॉक्सिक केमिकल जो वाटर पॉल्यूशन के दौरान इंडस्ट्री से निकलते हैं, जैसे कि मरकरी या DDT, वो आपके बॉडी में ना तो चले जाए अगर आपकी बॉडी में, तो एक्सक्रीशन भी उसका नहीं हो सकता और ना ही मेटाबॉलिज्म में पार्टिसिपेट करते हैं, इसलिए बॉडी में एक्युमुलेट होते जाते हैं। और जब उनको अगला ट्रॉपिक लेवल का आदमी खाता है तो उसकी बॉडी में और ज्यादा इकट्ठे हो जाते हैं, उसके बॉडी में और ज्यादा हो जाते हैं। इस तरह हर ट्रॉपिक लेवल में इसका कंसंट्रेशन बढ़ता जाता है और बायोलॉजिकल सिस्टम में इसका कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, इसलिए इसको बायोमैग्निफिकेशन बोलते हैं। इस प्रोसेस को बायोमैग्निफिकेशन। DDT का एग्जांपल सबसे बेस्ट एग्जांपल है। और बहुत सारे पक्षी, ईगल वगैरह जो एक्सटिंक्ट हुआ है, उसके पीछे लॉजिक यही रहता है कि ईगल क्यों एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, ये गायब हो रहे हैं, तो इसके मरने का कारण, इसकी मौत का कारण जो बोला जाता है, यही बोला जाता है DDT है। DDT ना होता तो बहुत सारे हायर एनिमल जो गिद्ध और बाज और क्या क्या बोल रहे हैं, गायब हो रहे हैं धरती से। इसके मरने का कारण DDT है। हमने अपने खेतों पे DDT डाला, खेतों से आ गया नदी तालाब में बहकर, और नदी तालाब से चला गया जू प्लैंक्टन में, जू प्लैंक्टन से फिश में, फिश से बड़ी फिश में, बर्ड्स में, और बर्ड्स से और बड़े बड़े बर्ड्स उनमें चला गया, ईगल वगैरह में। बायो मैग्निफिकेशन हो गया उसकी बॉडी में। और इस तरह उसकी बॉडी में इतना सारा जब पहुंच गया तो बाज वगैरह जो है, आपके ईगल वगैरह जो है, उनकी बॉडी में इतना सारा हो गया तो उनकी बॉडी में जाकर क्या किया उसने? कैल्शियम की मेटाबॉलिज्म को इनहिबिट कर दिया। कैल्शियम प्रॉपर नहीं बनने पाया, अंडे कमजोर रह गए और समय से पहले फट गए उसके। समझ में आई बात? इट डिस्टर्ब द कैल्शियम मेटाबॉलिज्म इन द बर्ड विच कॉज थिनिंग ऑफ एग सेल। एग के ऊपर जो सेल होती है उसकी थिनिंग हो गई, पतला रह गया। एंड दे आर प्री मैच्योर ब्रेकिंग, और समय से पहले ब्रेक कर गया और उसके चूजे मर गए। इससे बार बार बच्चे मरते गए, हर बार बहुत आपके उसके पूरे खानदान वंश मरता चला गया और वो धीरे धीरे इंडेंजर्ड हो गए, और इंडेंजर्ड से अब एक्सटिंक्ट हो गए होंगे या एक्सटिंक्ट हो रहे हैं। इस पूरी प्रोसेस को बोलते हैं यूट्रिफिकेशन, सॉरी बायोमैग्निफिकेशन। और बायोमैग्निफिकेशन में चार्ट याद कर लीजिएगा, ABCD यहाँ पे बीच में गायब कर देता है कभी कभी, यहाँ पे बीच का कोई स्टेप गायब कर दिया या कोई डाटा गायब कर देगा और बोलेगा कंप्लीट द, इसको कंप्लीट करिए। यहाँ पर X कर दिया और बोला कंप्लीट करिए। X का मतलब क्या है? 0.5 ppm। तो आपको ऐसे कर सकता है, क्योंकि आपके NCERT में दिया हुआ है, अच्छे से पढ़ लेना, इस चार्ट को अच्छे से बनाकर देख लेना कि आपको आ रहा है, इंश्योर हो जाना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन होने के चांसेस हैं इसके। कौन किसको खाता है? एक्वेटिक फूड चेन की बात थी। और आगे चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है यूट्रिफिकेशन। आपको पहले पढ़ा चुके हैं यूट्रिफिकेशन। हमने क्या बताया था यूट्रिफिकेशन में? हमने खेतों में डाला अपने क्या, फर्टिलाइजर, बारिश हुई, बारिश के साथ ये चला गया, न्यूट्रिएंट्स चले गए कहां पर? पानी में, वाटर बॉडी में। वाटर बॉडी में न्यूट्रिएंट्स ज्यादा हो गया, उसमें इसकी वजह से वहां पे एक्वेटिक प्लांट ज्यादा उगने लगे, और एक्वेटिक प्लांट वगैरह ज्यादा उगने लगे, एल्गी वगैरह बहुत सारे हो गए, वाटर ब्लूम हो गया, एक्वेटिक एनिमल मरने लगे। अच्छा ध्यान समझना, यूट्रिफिकेशन को बुढ़ापा भी कहते हैं। प्लांट, नदी तालाब बूढ़े होते हैं कि नहीं होते? जवान और बूढ़े होते हैं कि नहीं होते? पानी के वाटर बॉडी होते हैं, याद रखना। एक चीज याद रखना, नदी तालाब कुएं सब भी जवान और बूढ़े होते हैं। जवान है कि बूढ़ा है कैसे मालूम चलेगा? यंग वन है ये या बूढ़ा वन है? अब जाकर देखना वहां पर, अगर उस नदी का पानी ठंडा है, पानी छूकर देखना, पता कर सकते हो, जो इकोलॉजिस्ट होते हैं वो पता कर सकते हैं कि नदी तालाब कुएं में जाकर पता कर सकते हैं कि तालाब बूढ़ा हो गया है, जवान है।
अब देख लो यंग वन की पहचान, यंग लेक होगा तो उसका पानी ठंडा होगा, कोल्ड वाटर होगा, साफ सुथरा पानी होगा, क्लियर वाटर होगा, उसमें एनिमल्स और प्लांट्स कम होंगे, रिलेटिवली प्लांट्स कम उगे हुए होंगे। ये पहचान है जवान तालाब की, जवान लेक की। यंग लेक की खास पहचान क्या क्या है? कोल्ड वाटर आपका, दूसरा क्लियर साफ सुथरा पानी, और लाइफ कम होगी कि ज्यादा होगी? उसमें कम होगी, उसमें लाइफ कम होगी, प्लांट्स वगैरह कम होंगे। अगर प्लांट वगैरह कम उगे हुए हैं, ज्यादा घना नहीं है, साफ सुथरा पानी दिख रहा, समझ आना अभी नया नया तालाब बना होगा। कोई नया तालाब बनता है जब खुदता है, अगर कोई गवर्नमेंट बनवाती है नया तालाब, तो उसमें ज्यादा एल्गी वगैरह हरे हरे नहीं तैरते हुए दिखते हैं, बिल्कुल स्विमिंग पूल की तरह आपका साफ सुथरा दिखता है, जैसे स्विमिंग पूल होता है आपका, इतना साफ सुथरा, ना पेड़ पौधे ज्यादा दिखेंगे, ना ज्यादा एनिमल्स दिखेंगे, आपका साफ सुथरा होगा। बोलेंगे यंग वन है, पानी ठंडा होगा। लेकिन समय के साथ क्या होगा, वहां पर जब न्यूट्रिएंट्स ज्यादा इकट्ठे होते जाएंगे तो कई तरह के न्यूट्रिएंट्स इकट्ठे होने की वजह से वहां पर एक्वेटिक प्लांट्स ज्यादा आएंगे, एक्वेटिक प्लांट्स वगैरह बहुत ज्यादा उगेंगे, फिर वो मरेंगे भी, उगेंगे तो मरेंगे कभी ना कभी, और वो मरेंगे, डेड बॉडी कहां जाएगी? नीचे जाकर सेटल डाउन होती जाएगी। बार बार ऐसा होगा, बार बार पैदा होंगे, बहुत ज्यादा एल्गल बूम होगा, बहुत सारे एल्गी पैदा होंगे, मरेंगे, बूढ़े होंगे, मरेंगे, बार बार ऐसा कई सालों तक, हजारों सालों तक होता रहेगा, ऐसा होता रहेगा, तो उसकी डेड बॉडी नीचे बहुत सारी इकट्ठी हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? उसकी गहराई कम हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? क्योंकि सेडिमेंटेशन बहुत सारा नीचे हो चुका होगा। तो तालाब कुछ सालों के बाद, कई सालों के बाद, सेंचुरी ऑफ द ईयर के बाद कैसा हो जाएगा? सॉलो हो जाएगा, उथला, ज्यादा गहरा नहीं बचेगा। पानी वहां का बार बार मर रहे हैं, ऑर्गेनिज्म पैदा हो रहे हैं, मर रहे हैं, इस दौरान हीट, जो मेटाबॉलिज्म के दौरान हीट बन रही है, उसकी वजह से वहां पे टेम्परेचर हाई हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अगर गर्म पानी है, सॉलो वाटर है, और एक्वेटिक एनिमल्स और प्लांट्स ज्यादा दिख रहे हैं आपको, तो आप समझ जाइएगा कि बूढ़ा तालाब हो गया, वो बुढ़ापा आ गया उसका। तो यही कहता है यूट्रिफिकेशन इज अ नेचुरल एजिंग ऑफ लेक, नेचुरल लैकिंग ऑफ एज को ही, लैक को ही आपका यूट्रिफिकेशन कहते हैं। ये किस वजह से होती है? न्यूट्रिएंट्स ज्यादा होने से तालाब बूढ़ा होता है। न्यूट्रिएंट ज्यादा होना तालाब के लिए खतरनाक है, बुढ़ापा आ जाएगा उसका। यंग एज में उसका पानी ठंडा होगा, क्लियर होगा, और सपोर्टिंग लाइफ कम होगी, सभी जगह के लिए है ये, ठीक है। फिर बात करेंगे कहीं पे वाटर बॉडी की बात करें। वाटर बॉडी लैक में ज्यादा छोटा सा है, इसलिए क्लियर दिखता है साफ साफ। आपके बड़ी जगह पे जाएंगे तो समुद्र को बहुत लंबा टाइम चाहिए होगा, फिर बहुत बड़े एरिया में है, इसलिए बहुत कौन सा वाटर है? हाँ, नहीं देखो, रिवर की बात नहीं, वो दूसरा समुद्र की बात कर रहा है। एक बात समझना, आपका कोई भी सोर्स होगा, अगर वहां पे बहुत ज्यादा एक्यूमुलेशन हो जाएगा तो समय के साथ वहां पे जमीन बनने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। आपको पता है कि एनिमल आपके फ्लोइंग में स्पीड कम होगी, क्योंकि फ्लो होकर निकल जाएगा वही जगह दूसरी जगह, इसलिए वहां पर इफेक्ट कम होगा। लेकिन लैक वगैरह में, आपके पॉन्ड वगैरह में इसका इफेक्ट बड़ा फास्ट दिखेगा। चलो आगे देखते हैं। इससे लैक की फर्टिलिटी बढ़ जाएगी, न्यूट्रिएंट ज्यादा होने की वजह से। कौन सा न्यूट्रिएंट? नाइट्रोजन, फास्फोरस, ये सभी न्यूट्रिएंट्स हम अपने खेतों में डालते हैं, खेतों को उपजाऊ बनाने के लिए, सॉइल की फर्टिलिटी हाई करने के लिए। लेकिन अगर ये नाइट्रोजन, फास्फोरस हमारे पॉन्ड में चला जाएगा तो वहां पर इसकी फर्टिलिटी बढ़ जाएगी, एक्वेटिक एनिमल्स बहुत ज्यादा ग्रो हो जाएंगे, प्लांट बहुत ज्यादा ग्रो हो जाएंगे, और एक्वेटिक प्लांट ज्यादा ग्रो होंगे तो उनकी डेड बॉडी नीचे इकट्ठी होती जाएगी बॉटम में, और बहुत सालों में, सेंचुरी ऑफ द ईयर में इकट्ठी हो जाएगी बहुत सारी डेड बॉडी, बहुत सारा ऑर्गेनिक डेब्री पड़ा होगा नीचे में। इससे तालाब कैसा हो जाएगा? पढ़ो। तो इससे तालाब क्या हो जाएगा? सॉलो हो जाएगा, वार्मर हो जाएगा, गर्म पानी हो जाएगा और सॉलो हो जाएगा। सॉलो मतलब उथला, हाँ, तो उसका मतलब उथला, ज्यादा गहरा नहीं हो, जो कम गहरा। वार्म वाटर ऑर्गेनिज्म जो है वहां पर रहने लगेंगे, और कोल्ड वाटर वाले एनिमल्स मरने लगेंगे, क्योंकि पानी गर्म हो गया है, अब ठंडा नहीं बचा। अब समय के साथ धीरे धीरे वहां पे मार्स प्लांट ग्रो होने लगेंगे, मार्स प्लांट ग्रो होंगे, मार्स प्लांट आएंगे, उनमें रूट होने लगेंगे। रूट इन द जो होगी, रूट होगी, जो उथली जगह है, यहाँ पर आपका गहराई कम है, वहां पे रूट्स वगैरह उसकी जमीन छूने की कोशिश करेंगे। उसके बाद धीरे धीरे समय के साथ वहां पर बहुत सारे मॉसेस आ जाएंगे, बॉग मॉस वगैरह आ जाएगा,
दलदली जमीन हो जाएगी वहां की, और दलदली जमीन के बाद समय के साथ धीरे 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 वहां पे लैंड बन जाएगा। उनके मरते 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 ऑर्गेनिक वेस्ट इकट्ठा हो जाएगा और कचरा इकट्ठा हो जाएगा, पानी कम हो जाएगा और समय के साथ वो तालाब सूखकर जमीन बन जाएगा, लैंड बन जाएगा समय के साथ। इस सभी काम को नेचुरली होने के लिए, नेचुरली अपने आप होने के लिए थाउजेंड्स ऑफ द ईयर लगते हैं। ये काम अपने आप अगर हो रहा है नेचुरल रिसोर्स के तो होता है, अपने आप भी होता है। तालाब बूढ़े होकर मरते भी है, तो इसको हजारों साल लगते हैं अपने आप बूढ़ा होकर मरने में। लेकिन आजकल जो हम केमिकल फर्टिलाइजर अपने खेतों में यूज कर रहे हैं या डिफरेंट जगह वाटर पॉल्यूशन वाटर बॉडी मिला रहे हैं, पॉल्यूशन कर रहे हैं, इससे प्रोसेस फास्ट हो गई है। अपने आप भी होती थी, ऐसा नहीं कि कभी नहीं होती थी, अपने आप भी ये प्रोसेस हो रही थी नेचुरल तरीके से, तो थाउजेंड्स ऑफ द ईयर लग रहे थे। लेकिन हम आजकल इतने सारे पॉल्यूटेंट्स यूज कर रहे हैं, ह्यूमन की एक्टिविटी इतनी ज्यादा इन्वॉल्व हो गई है कि ह्यूमन की एक्टिविटी की वजह से एक्सेलरेट द एजिंग प्रोसेस, हमने एजिंग प्रोसेस को एक्सेलरेट कर दिया, बढ़ा दिया, फास्ट कर दिया। और इस तरह दिस फिनोमिना हैज कॉल्ड, इसकी फिनोमिना क्या बोलते हैं, कल्चरल या एक्सेलरेटेड यूट्रिफिकेशन कहते हैं इसको। कल्चरल या एक्सेलरेटेड यूट्रिफिकेशन के नाम से जानते हैं। हमने बढ़ाया, अपने आप बढ़ा तो यूट्रिफिकेशन है, और ह्यूमन की वजह से बढ़ा तो कल्चर, आपका क्या हो गया, कल्चरल यूट्रिफिकेशन या एक्सेलरेटेड यूट्रिफिकेशन। हमने एक्सेलरेट किया, इसको फास्ट किया है, हम रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए। और यूट्रिफिकेशन के लिए सबसे ज्यादा कौन सी चीज रिस्पॉन्सिबल है, दो चीजें, एक सीवेज, जो ऑर्गेनिक वेस्ट हम लोग छोड़ते हैं उसके आसपास, नदी तालाब के आसपास जाकर, जो स्वच्छ भारत अभियान का विरोध में जाते हैं लोग बाग, ठीक है, स्वच्छ भारत अभियान जानते हो ना, स्वच्छ भारत अभियान के विरोध में कुछ लोग नदी तालाब के किनारे सुबह सुबह जाते हैं, हाँ, अभियान में बैठते हैं, है ना, स्वच्छ भारत के विरोध के अभियान में बैठते हैं, तो वो लोग सीवेज धरना में बैठ जाते हैं, समझ गए ना, धरने में बैठते हैं किसके विरोध में, स्वच्छ भारत अभियान के विरोध में, सुबह सुबह लोटा लेकर चले जाते हैं। तो इस तरह वहां पर यूट्रिफिकेशन होने के दो कारण है, एक सीवेज का मिक्स होना और दूसरा है एग्रीकल्चर वेस्ट का मिक्स होना, एग्रीकल्चर खेतों की वजह से, ठीक है। ये दो कारण है जो हम एक्सेलरेशन कर रहे हैं, एक्सेलरेट करने का यही दो कारण है। और न्यूट्रिएंट्स का बात करें तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, नाइट्रोजन का नाइट्रेट हो सकता है वहां पर, तो नाइट्रेट और फॉस्फेट, नाइट्रोजन फॉस्फोरस भी बोल सकते हो, नाइट्रेट फॉस्फेट भी बोल सकते हो, ये दो न्यूट्रिएंट्स हैं जो सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है यूट्रिफिकेशन के लिए। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए यूट्रिफिकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल दो एलिमेंट न्यूट्रिएंट्स के नाम, नाइट्रेट और फॉस्फेट, या नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस दोनों चलेगा। इसकी वजह से आपके तालाब में बहुत एक एल्गी जो ग्रो हो जाते हैं यूट्रिफिकेशन के दौरान, उससे पानी से बदबू आने लगती है। देखो जिस तालाब में ज्यादा पेड़ पौधे उगे होते हैं उससे बहुत गंदी सी बदबू आती है, पानी का कलर गंदा हो जाता है, हरा हरा सा अजीब सा कलर हो जाता है पानी का, ट्रांसपेरेंट नहीं होता पानी, तो देखने में कलर गंदा हो जाएगा, उसकी से गंदी गंदी स्मेल आने लगेगी, और नहा वहा लोगे उससे तो खुजली होने लगेगी। गए तालाब में नहाने, अगर पानी साफ सुथरा ना रहा, अगर